किसी भी काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए मेहनत और संघर्ष की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। बहुत सारे बच्चे लोग हिम्मत हार रहे हैं कि सर जिन लोगों ने बिहार सिविल कोड का फॉर्म फिलअप किया था उनका रीडर का पीटी का रिजल्ट नहीं आया है, क्लर्क का एग्ज़ाम कब होगा, प्यून का एग्ज़ाम कब होगा, अब एग्ज़ाम होगा या फिर इसका नोटिस जारी किया जाएगा, आखिर कुछ तो आयोग बता दे ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू, है ना। सारे लोग के मन में यही सवाल चल रहा होगा। तो भाई सबसे बड़ा बात है हिम्मत नहीं हारने का, हिम्मत मत हारना, कुछ ना कुछ आपका जारी कर दिया जाएगा। और वो कब जारी किया जाएगा? 12 फरवरी, मतलब आज हमारा 11 फरवरी है, 12 फरवरी के बाद, मतलब 12 फरवरी के बाद, कल के बाद और इस मंथ के लास्ट वीक तक कुछ ना कुछ नोटिस आपका जारी कर दिया जाएगा। या फिर हो सकता है कि रीडर का पीटी का रिजल्ट दे दे, है ना, क्या हुआ क्या नहीं हुआ और मेंस का तैयारी आपको कैसे करना है, ये कुछ ना कुछ जारी किया जाएगा। तो हिम्मत बनाए रखना है और साथ में सारे लोगों को एक साथ आना है। अब एक साथ आने के लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको यहाँ इस नंबर पे जुड़ना पड़ेगा। जैसे कि बहुत सारे बच्चे अभी तक जुड़े हैं, उसमें से क्या होता है कि हम लोग कभी कभी एक छोटा सा अभियान चलाते हैं। इसके पहले हम लोगों ने ईमेल अभियान चलाया था, ठीक उसी तरीके से कुछ और सोचा जा रहा है कि आयोग को थोड़ा सा बोला जाए कि भाई साहब आप कुछ नहीं तो एक छोटा सा नोटिस भी जारी कर दीजिए कि इस बार कुछ ना कुछ होगा या फिर अगली बार आप 6 महीने बाद एग्जाम लोगे। हम लोग तैयारी भी उसी हिसाब से करेंगे, बीच में परेशान होने का कोई जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चों का मैसेज आता है, बहुत सारे बच्चों का कॉल आता है कि सर अब हिम्मत हार चुके हैं, अब कुछ कर लेने का मन करता है। कितना बार किन लोगों को समझाया जाए। खैर, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और आपका जो तैयारी होगा वो बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए। तैयारी एकदम जारी रखो, तैयारी जारी रखोगे, क्योंकि तैयारी अगर आप छोड़ोगे तो कोई ना कोई जो तैयारी कर रहा है वो आपका सीट ले जाएगा। मैं पहले आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। तो तैयारी बिल्कुल करना है। साथ में हम लोग क्या कर रहे हैं कि जिन लोगों का रीडर मेंस का एग्जाम होगा या फिर क्लर्क का जो डिस्क्रिप्टिव आपका जो पूछा जाता है या फिर रीडर मेंस में जो आपका डिस्क्रिप्टिव पूछा जाता है उसमें हिंदी, इंग्लिश, जीएस, रीजनिंग और मैथ्स का पूरा पैकेज आपको मिल जा रहा है। यहाँ पे इंग्लिश का पूरा डिस्क्रिप्टिव और हिंदी का पूरा डिस्क्रिप्टिव आपका क्लास यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगा। आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं रीजनिंग के बहुत सारे टॉपिक से क्वेश्चंस में चुन के लाया हूं, बहुत मेहनत करके लाया हूं। इसलिए एक बार अगर वीडियो पसंद आएगा तो रिक्वेस्ट है सारे लोगों से वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा और चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उस ग्रुप से जुड़ जाइएगा जहां पे बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, ठीक है। चलिए, ये जो आपका सेटिंग अरेंजमेंट का सवाल है काफी बेहतरीन सवाल है। अगर आप खुद से बनाओगे वीडियो पॉज करके तो और ज्यादा मजा आने वाला है। बस 3 बार में ऐसे सवालों को बनाया जाता है। पिछले बार भी जो सवाल पूछा गया था उसमें बहुत सारे बच्चों को दिक्कत हो रहा था, ठीक है। तो इसमें करना कुछ नहीं है, लिखा क्या पहले एक बार पढ़ लो कि सर इसका ये कहना क्या चाहता है, कहां पे लोगों को बिठाया है, सर्कल पे बिठाया है कि सिंगल लाइन पे बिठाया है या फिर आपका वर्गाकार पे बिठाया है ना, या आयताकार पे बिठाया है। लिखा है 8 मित्र हैं क्या लिखा है? 8 मित्र हैं, 8 मित्र को एक वर्गाकार मेज के चारों ओर मेज के अंदर के सम्मुख होकर बैठे हैं। मतलब वर्गाकार मेज है या फिर सर्कल है, ये पहले फेस क्लियर कर दिया है, मुख पहले क्लियर कर दिया है। जिस क्वेश्चन में किसी का फेस क्लियर नहीं होता है उसको हम लोग फेस इनसाइड मान के बनाते हैं, ठीक है। तो करना कुछ नहीं है, यहां पे एक आपका वर्गाकार ले लेना है जो आपका फिगर होगा। अब इस पे 8 लोगों को बिठा देना है, 4 लोग कॉर्नर पे बैठेंगे और 4 लोग क्या है, मिडिल में बैठने वाले हैं और सबका फेस क्या होगा, इनसाइड हो जाएगा। अब देखना क्वेश्चंस किस तरीके से विद इन सेकेंड बनने वाला है। ये सवाल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे एक क्वेश्चन पूछा गया है। कम से कम 3 या 4 सवाल आपसे एग्जामिनेशन में अगर ऐसा क्वेश्चन दे देगा तो पूछा जाएगा। और कैसे किस तरीके से बनाएंगे मैं आपको बताता हूं। लिखा है उनमें से 4 व्यक्ति कोनों पे बैठे हैं जबकि 4 व्यक्ति जो है वो भुजाओं के प्रत्येक के बीच में बैठे हैं। मैंने भी वैसे ही बिठा दिया है। आगे क्या लिखा है कि के मेज के कोने पर बैठा है, मतलब के नाम का जो आदमी है वो किसी न किसी कोने पे बैठा हुआ है मेज के। अब सबसे बड़ा बात है सर कहां बिठा है, तो आप यहां भी बिठा सकते हैं, यहां भी बिठा सकते हैं, यहां भी आपका मन जहां करे आप बिठा दो। तो मैंने के को यहां बिठा दिया, ठीक है। आगे एम एल के दाएं दूसरे स्थान पे बैठा है, तो ना तो एम का पता है ना ही एल का पता है। तो जिसका पता नहीं है उसको याद कर लेंगे या फिर नोट करके कहीं लिख लेंगे कि भैया एल है और एल के दाएं दूसरे स्थान पे एम बैठा हुआ है। आगे क्या लिखा है कि एन के सम्मुख बैठा है, मतलब आमने सामने बैठा है, फ्रंट ऑफ ईच अदर बैठा है ना। तो के यहां है तो एन आपका यहां हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। तो के और एन एकदम सामने, अगर के यहां होता तो एन यहां हो जाता, के यहां होता तो एन यहां हो जाता, लेकिन बैठता कहां, दोनों आमने सामने ही बैठता। आगे क्या लिखा है
कि m n का निकटतम पड़ोसी है, मतलब जहां n है ना वहां पे m आपका बैठेगा, ठीक है। तो m यहां भी बैठ रहा है, यहां भी बैठ रहा है, जैसा बोला गया वैसे प्रोडिक्शन के हिसाब से हम लोग भविष्यवाणी करके बिठा देंगे, पॉसिबिलिटी ले लेंगे, संभावना ले लेंगे। आगे क्या लिखा है कि p मेज के बीच में नहीं बैठा है, मतलब p ना तो यहां बैठा है ना ही यहां बैठा है, तो p या तो यहां बैठेगा, p या तो यहां बैठेगा, मतलब मेज के बीच में नहीं बैठा, मतलब कोने पे बैठा होगा कहीं ना कहीं। आगे क्या लिखा है लिखा है क्या कि k के दाएं से गिनती करने पर k और o के बीच में केवल एक व्यक्ति है, तो k और दाएं काउंट करेंगे तो हमारा दायां इसका दायां होगा, तो k और o के बीच में एक व्यक्ति है। तुम एक बात बताओ, k यहां, o यहां, n यहां और p बीच में नहीं बैठा है, तो p यहां बैठ जाएगा। बोलोगे सर एकदम क्लियर है, समझ में आ रहा है, तो एक बार कमेंट करते चलिएगा। आगे क्या बोला है लिखा है क्या कि Q N का पड़ोसी है। अब देखो M भी पड़ोसी था और Q भी पड़ोसी है, तो M और Q यहां हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब आगे क्या लिखा है, आगे पढ़ते हैं, ये तो क्वेश्चन आ गया है, लेकिन M जो है वो L के दाएं दूसरे स्थान पे बैठा है, ये वाला पॉइंट छूटा था ना अभी तक हमारा, तो M जो है वो L के दाएं दूसरे स्थान पे बैठा है। तुम एक बात बताओ, अगर यहाँ पे हम L को बिठाएंगे, जरा ध्यान से सुनना, तो M यहाँ बैठ जाएगा, तब तो Q N का पड़ोसी नहीं होगा, तब तो ये सेंटेंस ही गलत, पूरा स्टेटमेंट ही गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका Q बैठ जाएगा और यहाँ पे M बैठ जाएगा और L के दाएं दूसरे स्थान पे M यहाँ बैठेगा। बचा आपके पास क्या, K L M N O P, O आपका नहीं, O नहीं बच रहा है, बच रहा आपका R है। तो यही तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था, यही था ना क्वेश्चन, तो विद इन सेकंड बना कि नहीं बना। आगे क्या पूछा है कि L के दाएं से गिनती करने पर L और P के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो दाएं से गिनती करेंगे तो 1 2 3 4, यही ना भाई, 1 2 3 4, 4 लोग बैठे हैं, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और L और P के बीच में कितने लोग बैठे, अगर ऐसा पूछा जाता तो 4 इधर से हो जाता, 2 इधर से हो जाता, तो 2 और 4 दोनों ऑप्शन में होना चाहिए। अगर नहीं होता तो हम लोग कहते कि आंकड़े अधूरे हैं, डेटा आपका अपर्याप्त दिया गया। ठीक है भाई, चलिए समझ में आ गया, आगे आ जाइए, और भी बेहतरीन सवाल से हम आपको मिलवाते हैं। लिखा है एक निश्चित कूट भाषा में रेयर को 2 लिखा गया है, कैट को 1 लिखा गया है, तो उसी भाषा में रिक्शा को क्या लिखा जाएगा। आप बोलोगे सर RARE को क्या लिखा गया, 2 लिखा गया। अच्छा सर CAT कैट को क्या लिखा गया, 1 लिखा गया। सिंपल बात है, कोई परेशानी वाली बात नहीं। तुम एक बात बताना कि सर ये जब अल्फाबेट लिखा गया, वर्णमाला लिखा गया है, तो इसमें नंबर का खेल होगा, मतलब नंबर कहीं ना कहीं से जोड़ा गया होगा, लेकिन जोड़कर अगर किसी भी चीज से डिवाइड करेंगे तो 2 तो नहीं आने वाला है। 2 आएगा क्या, नहीं आएगा। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि सर अल्फाबेट में, ध्यान से सुनना, हम लोगों ने पढ़ा था अल्फाबेट में क्या होता है, तो एक वॉवेल होता है और दूसरा क्या होता है सर, कॉन्सोनेंट होता है कि नहीं होता है भाई। तो वॉवेल कौन सा, A E I O और U होता है, ठीक है। अब क्या करना है कि जितना भी इसमें वॉवेल है सबको गिन लो, सबको काउंट कर लो। 2 वॉवेल है तो 2 लिखा है, 1 वॉवेल है तो 1 लिखा है। सिंपल फंडा है, करना कुछ नहीं। क्वेश्चंस बहुत टफ लग रहा है लेकिन बनाने का तरीका बहुत आसान है, अगर एक बार आप समझ जाओगे तब। क्वेश्चंस को रिपीट करके नहीं बनाना, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को सीखना है, क्वेश्चंस के प्रकार को सीखना है ना। अब रिक्शा को कैसे लिखेंगे, तो ये हमारा पहला, ठीक है, उसके बाद ये दूसरा, इसमें क्या हो जाएगा आपका I और A 2 ही आपका वॉवेल है, तो हम लोग कह सकते हैं कि आंसर इसका क्या हो जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा। तो नंबर ऑफ वॉवेल पे भी आपका डिकोडिंग डिपेंड करता है। चलिए आ जाइए, ये ऐसा सवाल आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है सिविल कोर्ट वाले में, इसलिए ऐसा सवाल को ध्यान में रखें भैया। जो भी सवाल हम आपको कराते हैं वो सारा का सारा सवाल कहीं ना कहीं आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया है या फिर एग्जामिनेशन के रेलेवेंट है। आगे आ जाते हैं कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों को उसी सही क्रम में दर्शाता है, जैसे कि अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देंगे। तो सेवरल है ना, सर्टिफिकेट है, उसके बाद सर्टेनिटी है, फिर आपका बहुत सारा दे के रखा है। तो अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी आ जाते हैं। तो किस तरीके से अरेंज होगा, सबसे पहले A आएगा फिर Z आएगा। तो बनाना नहीं है, हम लोग को एलिमिनेट करना है। क्या करना है, छांटना है। छांटना कैसे, देखोगे यहाँ पे दे के रखा है क्या, 4 4 4 4, ये चारों ऑप्शन है ना हमारे पास भाई। 4 4 मतलब 4 नंबर वाला तो पहले आएगा, ये तो फिक्स है कि 4 नंबर वाला पहले आएगा। मतलब 4 नंबर कौन, ये वाला सेरामिसिस्ट जो है आपका, ये पहला आएगा, ठीक है। उसके बाद या तो 3 आएगा या तो 1 आएगा, तो 3 और 1 में से पहले कौन आएगा,
CERECERT, तो पहला आएगा। तो ये 3 नंबर वाला यहाँ पे क्या करो, काट दो दोनों को, तो 4 के बाद 1 आएगा। अच्छा, अब ये तो 6 आना पक्का है क्योंकि दोनों में कॉमन 6 है। अब या तो 5 आएगा या फिर आपका 3 आएगा, या तो 5 या तो 3 आएगा। CERT CER भी, तो पहले T आएगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा 3 वाला। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को बनाया जाता है ना, इस तरीके से क्वेश्चंस को क्या किया जाता है भाई, बनाया जाता है। आगे आ जाइए, आगे वाला जो सवाल है वो ब्लड रिलेशन से रिलेटेड है, बहुत अच्छा सवाल है। देखो, ब्लड रिलेशन वाले में जनरेशन क्लियर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जनरेशन क्लियर होना चाहिए, और दूसरा आपको फैमिली ट्री बनाना आना चाहिए, फैमिली ट्री बनाना आना चाहिए। कैसे बनेगा ये सवाल, एल के क्या है, 2 बच्चे हैं, ठीक है, और वह जी का इकलौता पुत्र है, मतलब एल जो है वो पुत्र है, किसका पुत्र है, तो भैया जी का पुत्र है। चलिए सही है। जो टी का ससुर है, तो जो किसके लिए आता है, अंतिम वाले के लिए आता है, जो जिसका जिसे जो भी ज से स्टार्ट होता है वो अंतिम वाले के लिए आता है, हमेशा याद रखना। तो क्या है, जो टी का ससुर है, तो यहाँ टी का ससुर हो जाएगा, मतलब एल और टी में रिलेशन है हस्बैंड वाइफ का, ऐसे भी समझ सकते हो। टी का केवल एक पुत्र है, टी का केवल क्या है भैया, एक आपका पुत्र हो जाएगा, ठीक है, मतलब एक पुत्री हो जाएगी। उसके बाद टी पी की माँ है, टी जो है वो पी की माँ है, और क्यू जी की पोती नहीं है, तो क्यू जो है जी की पोती नहीं हो जाएगी तो पोता हो जाएगा, और पी यहाँ क्या हो जाएगी, पुत्री हो जाएगी, और पी की माँ यहाँ टी हो जाएगी। पी और क्यू भाई बहन है, ये भी क्लियर कर दिया है, क्या किया है, क्यू और पी क्या है, ब्रदर एंड सिस्टर है, ब्रदर एंड सिस्टर है यहाँ पे आपका। तो टी क्यू से किस प्रकार संबंधित है, क्यू से बोला गया है, तो जहां से बोला गया है रिलेशन वहीं से स्टार्ट होगा। हम यहाँ खड़े हैं, ये मेरी बहन, बहन की माँ मेरी भी माँ लगेगी, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, मदर। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, है ना। आ जाइए अगले वाले सवाल पे आते हैं। अगला वाला सवाल क्या लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी, ऐसा पूछा गया है ना। तो कैसे बनाएंगे ऐसे सवाल को, देखो भाई सीरीज का सवाल है, नंबर बेस्ड सवाल है, थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा। करना कुछ नहीं है, 10 को 4 से गुना करेंगे तो 40 होगा, है ना। उसके बाद और क्या करना है आपको, 40 को 3 से गुणा करेंगे तो 120 होगा, 120 को अगर 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, 240, और 240 को 1 से गुना करेंगे तो आपका 240 हो जाएगा। मतलब पहले क्या किया, 4 3 2 1 घटाते जा रहा है, तो इधर वाला गुना 5 करेगा, तो 2 पंचे 10, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई। तो इस तरीके से उधर से आया तो गुणा कर रहा है, इधर से जाएगा तो भाग करेगा, डिवाइड करेगा, है ना। आ जाइए अगले वाले सवाल पे आते हैं। अगला वाला सवाल क्या बोला है कि 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी रूप से एक जैसे हैं और एक भिन्न है, जो भिन्न है उन्हीं का चयन करना है आपको, ठीक है। कैसे बनाएंगे, पहला वाला ऑप्शन जे एल और पी दिया है भैया, ठीक है। दूसरा जो ऑप्शन दिया है वो एल एन और क्यू दिया है। तीसरा जो ऑप्शन दिया है वो एस यू और एक्स दिया है। ये 10 हो गया, सॉरी हाँ ये 10 हो गया, ये 12 और ये 16, ये 12 ये 14 ये 17, सबका पोजीशन आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये 24 हो गया, यहाँ पे +2 किया है, यहाँ पे +4 किया है, यहाँ पे +2 किया, यहाँ पे +3 किया। देखो भैया 4 किया, 3 किया, ठीक है। यहाँ पे +2 किया है, यहाँ 3 किया, तो सब जगह 3 है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए में क्या कर रहा है, एल से पी तक जाने के लिए, एल से पी तक जाने के लिए 4 जोड़ रहा है, बाकी सब में क्या कर रहा है, 3 जोड़ रहा है ना। चलिए आ जाइए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट वाला सवाल हमारा रैंकिंग से रिलेटेड है। लड़कियों की एक कतार में श्वेता दोनों छोर से 21वें स्थान पे है। करना कुछ नहीं है, दोनों छोर का स्थान जोड़ लेना है और -1 करना है। 21 दूना 42, -1, आंसर क्या हो जाएगा, 41 हो जाएगा। एक इसलिए घटाते हैं क्योंकि श्वेता जो है वो बाएं से भी काउंट हो रही है, श्वेता जो है वो दाएं से भी काउंट हो रही है, तो एक श्वेता को वहां पे क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा कि एक वर्ग में सोहन का स्थान ऊपर से 7वां है, तो वर्ग में सोहन का स्थान ऊपर से क्या मतलब टॉप से बोला गया 7वां है, और किसका, सोहन का स्थान बोला गया, ठीक है। दूसरा क्या है, और नीचे से स्थान उसका कितना है, 26वां है, तो सोहन का स्थान नीचे से 26वां है। तो आपको बताना क्या है कि कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो भैया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, जैसा मैंने आपको बताया था कि ये 7 और +26 कर लेंगे, -1 कर लेंगे, 7 कितना 13, 33 -1 करेंगे तो आंसर हमारा 32 आ जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है।
तो किसी एक व्यक्ति का रैंक दोनों साइड से होना चाहिए, तभी टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेंथ या टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट या फिर कुल विद्यार्थियों की संख्या हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा रिलेटेड है फिर से सीटिंग अरेंजमेंट, छोटा सा सीटिंग अरेंजमेंट है। लिखा है कितने लोग, 1 2 6 लोग बैठे हैं, तो आप पहले 6 लोगों को बिठा लो। यहाँ पे 6 लोगों को बिठा लोगे तो करना कुछ नहीं है, सबका फेस इनसाइड कर देंगे। और लिखा है ए जो है वो ई और एफ के बीच में है, ए जो है वो ई और एफ के बीच में, तो कहीं भी बिठाओगे बात बराबर होगा, एक ही सॉल्यूशन निकल के आएगा किसी भी सिटिंग अरेंजमेंट का। ठीक है, आगे आ जाते हैं। ई जो है वो डी के विपरीत बैठा है, तो अगर ई यहां तो डी यहां, ई यहां तो डी यहां, तथा सी जो है वो ई का पड़ोसी नहीं है। अब सी जो है भैया वो ई का पड़ोसी नहीं होगा, तो बताओ बी के विपरीत कौन बैठा हुआ। आप एक बार जरा ध्यान से सुनना कि ए जो है वो ई और एफ के बीच में है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, 2 फिगर ले लेते हैं, 2 पॉसिबिलिटी बन रहा है, बहुत आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे 6 लोगों को बिठा लिए। अब देखो ए जो है, एक ई को यहाँ रखेंगे, एक एफ को यहाँ रखेंगे, ए को यहाँ रखेंगे, एक एफ को यहाँ और एक ई को यहाँ। ये दोनों अलग अलग फिगर मैंने बनाया क्योंकि 2 पॉसिबिलिटी है आपके पास। ठीक है, ये तो कंफर्म हो गया। लिखा ई डी के विपरीत बैठा हुआ है, तो डी यहाँ हो जाएगा, ई यहाँ है तो डी यहाँ हो जाएगा, यही तो होने वाला है ना। ठीक है, फिर क्या लिखा है, तथा ई जो है वो सी जो है वो ई का पड़ोसी नहीं है, तो ई का पड़ोसी नहीं होगा तो ई यहाँ बैठा है, तो कभी भी सी यहाँ बैठेगा क्या, नहीं, तो सी यहाँ बैठेगा। ठीक है, अब बचा आपके पास कौन, बी, तो बी को यहाँ बिठा देंगे। अब ई का पड़ोसी सी यहाँ नहीं, सी, तो बी यहाँ बैठ जाएगा, ये भी सही है। अब आपसे बोला गया कि भैया बी के विपरीत कौन बैठा है, मतलब बी के अपोजिट कौन बैठा है, ये आपको बताना है, या फिर बी के सम्मुख कौन बैठा है, या फिर बी के सामने कौन बैठा है, बात बराबर होगा। तो देखो बी के सामने यहाँ भी एफ बैठा है, बी के सामने यहाँ भी एफ बैठा है, दोनों फिगर बराबर हो गया, दोनों फिगर क्या हो गया, बराबर हो गया, सिमिलर हो गया, तो हम लोग कह सकते हैं कि भैया कोई डिफरेंस नहीं होगा। मैंने बोला था कि एक ही फिगर बनेगा, अलग अलग करके बनाओगे तो एकदम बिल्कुल विजन क्लियर हो जाएगा कि सर ये पूछना क्या चाहता है और हमको बताना क्या है। ठीक है, आ जाइए अगला वाला सवाल, बस यही था, लास्ट आपका सवाल था, 10 क्वेश्चन था पूरा का पूरा। तो वीडियो अगर पसंद आया होगा तो एक बार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, है ना। चलिए हम लोग मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।